नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 14 पल्लवन पाठ का पहला भाग देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी हैं। देखिए, पल्लवन पाठ पढ़ने के पहले लेखक का परिचय हम देखेंगे। लेखक का नाम है डॉक्टर दयानंद तिवारी। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के खोपोली गांव में हुआ है। उनकी साहित्यिक विशेषता यह है कि वे एक सफल अध्यापक हैं, समाजशास्त्री हैं और साहित्यकार भी हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों पर उन्होंने बहुत सारा लेखन कार्य किया है। उनकी भाषा संप्रेषणीय और प्रभाव उत्पादक है, मतलब प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, साहित्य का समाजशास्त्र, ये उन्होंने एक किताब लिखा है। हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि बहुत सारे किताब उन्होंने लिखे हुए हैं। आज हम उनके एक एकांकी देखने वाले हैं, इसलिए आज का यह पाठ जो है उसका विधा परिचय यह है, यह एकांकी है। एकांकी विधा का अर्थ क्या होता है? एकांकी यह एक साहित्य की विधा है। एकांकी मतलब छोटा सा नाटक। लघु रूप मतलब क्या? एक छोटा सा नाटक। आप अगर नाट्यगृह में नाटक देखने के लिए जाते हो तो उसके 2-3 अंक होते हैं। एकांकी में एक ही अंक होता है। जीवन के किसी एक अंश, प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना, इसे एकांकी कहते हैं। पिछले साल हमने नुक्कड़ नाटक देखा है, यानी कि कोई जन जागृति करने के लिए एक छोटा सा प्रसंग लेकर हम उस समाज के सामने जाते हैं और वो छोटा सा प्रसंग रास्ते पर, किसी रास्ते के कोने पर वह प्रसंग लोगों को दिखाते हैं और जन जागृति करते हैं, जैसे रक्तदान या शिक्षा का प्रसार आदि। उसी तरह एकांकी होती है, परंतु एकांकी मंच पर प्रस्तुत की जाती है। उसमें मेकअप होता है, अभिनय होता है और जीवन का एक प्रसंग, चाहे भावुक हो चाहे प्रासंगिक हो, परंतु उस प्रसंग को मंच पर एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है, उसे एकांकी कहा जाता है। देखिए, आज हम पल्लवन पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो पाठ अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं? हम ये पाठ क्यों पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन की शैली समझाना। वास्तव में ये लेखन की शैली है। पल्लवन, आपको आज जो हम अध्यापन करने वाले हैं, तो पल्लवन मतलब एक लेखन कौशल्य हम सीखने वाले हैं। उसमें एक उद्धरण दिया जाता है अथवा सूक्ति दी जाती है अथवा सुवचन दिया जाता है और उसका हम पल्लवन लेखन करने वाले हैं। पल्लवन लेखन के अंगों, नियमों, विशेषताएं और महत्व पर प्रकाश डालना। ये बात ध्यान में रखिए कि पल्लवन लेखन क्या होता है, उसके क्या क्या अंग होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी शैली क्या होती है, ये आपको समझाना है इस पाठ के माध्यम से। यानी कि जो कुछ भी ये अध्ययन कर रहा है या यह लेक्चर सुन रहा है, इनमें बहुत सारे छात्र कवि मन के होते हैं, साहित्य से संबंधित होते हैं। तो इन छात्रों को साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह पाठ है। व्यावहारिक हिंदी तथा साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में पल्लवन लेखन की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। अब हमेशा हम हर बात का एक उद्देश्य होता है, ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं, तो इसकी उपयोगिता कहाँ है? तो साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में है, यानी जो साहित्य से संबंधित है, इन लोगों के लिए पल्लवन लेखन की आवश्यकता होती है। यह हम इस पाठ में देखने वाले हैं। अब इस पाठ का पहला एकांकी अंश लिया है, पृष्ठ क्रमांक 80 और 81 पर है। अब देखिए, प्रारंभिक भाग मैंने नहीं लिया है, क्योंकि प्रारंभिक भाग में अगर आपने पल्लवन पाठ खोला हो तो उस 11 बजे हैं, कक्षा में अध्यापक आए हैं और शिक्षक और विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये जनवरी में अध्यापन करने के लिए रखा गया है, क्योंकि हमेशा की तरह फरवरी में परीक्षा होती है और जनवरी की पूर्व परीक्षा नजदीक आ गई है। परीक्षा की तैयारी छात्र कर रहे हैं और अध्यापक उन्हें पूछ रहे हैं कि आपको हिंदी विषय का कौन सा भाग कठिन लगता है। तो सभी छात्रों का एक ही मत हो जाता है कि हमें पल्लवन भाग समझ में नहीं आ गया है और इसलिए शिक्षक पल्लवन अंक उस विभाग के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ये प्रारंभिक भाग है, वो छोड़कर हम
तुरंत आ गए हैं पल्लवन पर, यानी अध्यापक पल्लवन का अर्थ समझा रहे हैं, उसका अंग, शैली, प्रक्रिया, नियम, यह सभी बातें यहाँ बताना प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ से हम आज यह एकांकिकांश प्रारंभ करने वाले हैं। अब इस अंश में हम 3 बातें देखने वाले हैं। पहली बात, पल्लवन क्या होता है, पल्लवन का अर्थ क्या है, ये पहली बात। फिर पल्लवन लेखन में हमें क्या लिखना है, और पल्लवन का अर्थ विस्तार से लेखक ने यहाँ बताया है। देखिए, प्रारंभ में छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक जी हमें पल्लवन के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अध्यापक बोलते हैं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। ये संक्षेपण का विरुद्ध अर्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड्डाणों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। यह अध्यापक जी ने प्रारंभ में पल्लवन का अर्थ बताने का प्रयास किया है। देखिए, पहली बात, एक एक बात हम देखते हैं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन के लिए अंग्रेजी शब्द एक्सपांशन, ये आपको देखकर लिखना है। विकल्प के लिए भी पूछा जा सकता है या हमारे आकलन कृति में भी पूछा जा सकता है। अंग्रेजी में पल्लवन को एक्सपांशन कहते हैं। ये पहली बात हो गई। पल्लवन का अर्थ है विस्तार और फैलाव अथवा फैलाव। फैलाव मतलब किसी एक वाक्य दिया जाता है और उसका विस्तार करना पड़ता है। ये पहले सिलेबस में कल्पना विस्तार था, बचपन में हम अध्ययन करते थे तब, यानी कि कोई कोटेशन दिया जाता था, उद्धरण दिया जाता था और उसका विस्तार करना पड़ता है। यानी लालच का फल बुरा होता है, ईमानदारी का फल मीठा होता है, इस तरह का दिया जाता है। यानी जो अच्छा कार्य करता है, ईमानदारी से कार्य करता है, उसे अच्छा फल मिल जाता है। जो लालच करता है, स्वार्थ लोभ करता है, उसका बुरा होता है। और इसके लिए एक उदाहरण देना, यानी राम रावण युद्ध का ये प्राचीन काल से दिया जाने वाला है। रावण ने गलत कार्य किया इसलिए वो मर गया, राम अच्छा कार्य कर गया तो वो देवत्व प्राप्त कर बैठा। इस तरह के उदाहरण देकर उसका अर्थ स्पष्ट करना बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह भी एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए दिया जाता है। किसी विषय का विस्तार करना मतलब पल्लवन, ये उसका अर्थ है। यह संक्षेपण का विरुद्ध अर्थी शब्द है। संक्षेपण का अर्थ है संक्षिप्त, संक्षेप, कम से कम शब्दों में, और विस्तार उसका विरुद्धार्थी है। विस्तार संक्षेपण विरुद्धार्थी है। किसी एक वाक्य का विस्तार करना, और संक्षेपण मतलब एक परिच्छेद दिया जाता है और उसे संक्षिप्त में लिखने के लिए कहा जाता था। यानी पहले यह प्रश्न होता था सार लेखन कीजिए, 1/3 शब्द में सार लेखन कीजिए, मतलब बड़ा परिच्छेद दिया जाता था, वो पढ़ना और उसमें जो कुछ भी उदाहरण है वो काट कर केवल उस परिच्छेद में दिए हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को लिखना, उसे संक्षेपण या सार लेखन कहा जाता था। अब हमें विस्तार करना है। पहले सार लेखन करने के लिए कहा जाता था, अब हमें किसी कोटेशन या उद्धरण या सूक्ति का हमें यह उस विस्तार करना है। इसलिए पहली बात, विलोमार्थी के लिए पूछा जाता है संक्षेपण विस्तार अथवा विस्तार संक्षेपण, ये ध्यान में रखिए। संक्षेपण का समानार्थी शब्द संक्षिप्त, ये ध्यान में रखिए। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड्डाणों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं बताती हूँ। हमने ये पढ़े हैं कि हम दृष्टांत, यह जो उदाहरण है दृष्टांत का, तो दृष्टांत का उदाहरण कैसे दे सकते हैं, तो कैसा विस्तार करना है। देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनो नहीं सो बात। ये 2 पंक्तियां बिहारी के हैं। कहत एक ही शब्द दिया है तो उसका विस्तार क्या है। भवन भरा हुआ है और वहां नायक और नायिका एक दूसरे की ओर आंखों ही आंखों से देख रहे हैं और नायक नायिका को आंखों से कुछ कहता है। इतना लंबा उसका विस्तार है कहत शब्द का, ध्यान में रखिए। अब नटत,
अब नायक ने जो आंखों से कहा उस पर नायिका रिझत मतलब प्रसन्न हो जाती है, नटत मतलब रिझत नाराज हो जाती है। ये कहत नटत रिझत ये जो बातें हैं एक शब्द में 2-4 वाक्य का अर्थ भरा हुआ है, इसे कहा जाता है पल्लवन। विस्तार कैसा करना? कहत एक शब्द का विस्तार 2 वाक्य में हो जाता है। भवन भरा हुआ है, नायक और नायिका दूर बैठे हुए हैं, नायक नायिका को आंखों से कुछ कहता है। कहत शब्द का इतना विस्तार हो गया, इसलिए इसे पल्लवन कहा जाता है। अब किस किस का कहा जाता है? मैंने ये शब्द का उदाहरण दिया। किसी काव्य पंक्ति का एक शब्द का अर्थ कितना बड़ा होता है। उसी तरह सुक्तियां मतलब अच्छी सुंदर वचन होता है और उसका भी विस्तार करना पड़ता है। तो उसे यानी बहुत सुंदर बातें होते हैं। सुक्ति हो, उद्धरण हो, लोकोक्ति हो। लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा वह उक्ति आ गई है, मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आई हुई उक्ति, यानी इसे लोकोक्ति कहा जाता है। घर घर में मिट्टी के चूल्हे, अगर ये कहा तो ये किसने लिखा है मालूम नहीं, वो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ गया है, इसलिए। उद्धरण तो बहुत सारे होते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो इस तरह का उद्धरण कहा। एक तो देश के लिए कार्य करो अथवा मरो, यानी कार्य करते करते मरो। इससे देश के सभी युवकों को उचित ढंग से संदेश पहुंच गया और स्वतंत्रता आंदोलन के लोग तैयार हो गए। उसी तरह हमारे मराठी के बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क है आणि तो मी मिळवणारच। ये उदाहरण है और इस उदाहरण का सामान्य जनता पर इतना असर हो गया कि हर एक के मन में अधिकार के प्रति जागृति पैदा हो गई। यह हमेशा ध्यान में रखिए। काव्य पंक्ति हिंदी के एक महान कवि हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। अबला नारी है, आंखों में है पानी, आंचल में है दूध। इस तरह नारी की अबला या दयनीय स्थिति स्पष्ट करने के लिए इस तरह की काव्य पंक्तियां दी हैं, तो उसका उद्धरण करना ये ध्यान में रखिए। गद्य हो, काव्य पंक्ति हो, लोकोक्ति हो, उद्धरण हो, सुक्ति हो या कोई शब्द हो, शब्द के लिए एक सुंदर उदाहरण है। देखिए, जब भारत में पहली परमाणु अणु की परीक्षा हो गई, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव था, इसलिए हमने ये चोरी छुपे परीक्षण पहली बार दुनिया के ध्यान में न आए, इसलिए हमने राजस्थान में पोखरण में यह परमाणु बम की हमने परीक्षण किया और उसमें सफलता मिल गई। तो उस समय वैज्ञानिकों ने प्रतीकात्मक शब्द में तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक संदेश दिया और बुद्ध हंसा। इसका मराठी अनुवाद बहुत सुंदर है, आणि बुद्ध हंसला। इस तरह एक प्रतीकात्मक ढंग से इन शब्दों में, केवल 3 शब्दों में परमाणु बम की यह परीक्षण सफल हो गया है और हमने यह परमाणु बम किसी देश का नुकसान करने के लिए नहीं, तो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे भारत के चेहरे पर बुद्ध के समान शांति हंसी आ जाए, इसके लिए हमने ये बनाया और इसमें हम सफल हो गए। इस तरह इन 3 शब्दों इतना बड़ा अर्थ छुपा हुआ था। आपके ध्यान में आ गया होगा। शब्द, सुक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों द्वारा, दृष्टांत मतलब उदाहरण दिया जाता है। बिहारी की खास विशेषता है, पहली पंक्ति में वे अपना मौलिक विचार बताते हैं और दूसरी पंक्ति में वह विचार उदाहरणों से, दृष्टांतों से स्पष्ट करते हैं। इसलिए दृष्टांत यानी विचारों का परस्पर संबंध रखने वाला उदाहरणों से अथवा काल्पनिक उड्डाणों द्वारा, कभी कभी कल्पना का सहारा लिया जाता है मौलिक विचार बताने के लिए। इस तरह किसी एक कोटेशन मतलब उद्धरण, सुक्ति, लोकोक्ति को उदाहरणों से हमें 200 से 300 शब्दों में विस्तार करना है, उसे पल्लवन कहते हैं। कोई कठिनाई नहीं है। जो कुछ हमें कोटेशन या उद्धरण दिया जाता है, उस उद्धरण का अर्थ बताना और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उस उद्धरण में छिपा हुआ अर्थ स्पष्ट करना, उसे पल्लवन कहा जाता है। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। ये इसकी सरल व्याख्या है, मतलब परिभाषा। जो कोई उदाहरण दिया जाता है, जो कोई विषय दिया जाता है, उसका विस्तार करना मतलब पल्लवन है। विषय का विस्तार करना पल्लवन। एक शब्द में उत्तर लिखिए अथवा उचित मिलान कीजिए, सहसंबंध स्पष्ट कीजिए, इसके लिए पूछा जा सकता है। तो रिदिम नामक वो छात्र अध्यापक को पूछता है, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसके और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। अध्यापक जी अब उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि पल्लवन की क्या विशेषता होती है, क्या नियम होते हैं।
तो गौरांश पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, पल्लवन के नियम और विशेषता होती हैं ये मैं समझा नहीं। तो अध्यापक जी समझाते हैं, देखिए आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। महान संत, विचारक, साहित्यिक जो होते हैं कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा विचार बताते हैं। तो यह विचार सामान्य लोगों के ध्यान में नहीं आ जाता, तो इन विचारों को स्पष्ट करने के लिए पल्लवन की आवश्यकता होती है। ये पहली बात हो गई। यानी उसकी विशेषता क्या है कि महान चिंतक या विचारक अपने विचार सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, मतलब कठिन होता है। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जाता है। मतलब किसी संक्षिप्त विचार को विस्तार से लोगों को समझाना, इसे पल्लवन कहा जाता है। ये पहली विशेषता अध्यापक जी बताते हैं। अब इसमें दो चार महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, सूक्ष्म, स्थूल, विलोमार्थ के लिए पूछा जा सकता है। संक्षिप्त, इसका मतलब, इसका विरुद्धार्थी हमने ऊपर देखा है, विस्तार। आसान नहीं होता, मतलब कठिन होता है। आसान, कठिन, बहुत बार आपने विलोम शब्द लिखा है। ये तीन महत्वपूर्ण विलोमार्थी और समानार्थी के लिए पूछा जाता है। और पहली विशेषता अध्यापक जी ने यहाँ बताई है कि कोई संक्षिप्त विचार विस्तार से समझाना मतलब पल्लवन है। तो रोशन पूछता है, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? यानी पल्लवन का अर्थ या अभिप्राय निबंध है? रोशन पूछता है। अध्यापक जी बताते हैं, देखिए नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, निबंध अलग बात है, पल्लवन अलग बात है, ब्लॉग लेखन अलग बात है, या हमेशा फीचर लेखन अलग बात है। ये साहित्य के सूक्ष्म भेद हैं। साहित्य विधा के एक सूक्ष्म भेद, ये सभी गद्य के ही हैं, परंतु इसमें भी सूक्ष्म भेद हैं। हम आप बचपन से निबंध लिखते आए हैं, इसलिए आपके मन में ये शंका आ गई कि निबंध और पल्लवन एक जैसा ही होता है। तो वास्तव में निबंध अलग है और पल्लवन अलग है। निबंध आप बचपन से लिखते आए हो। निबंध में आपको स्वतंत्रता होती है, आपके विचार लिखने के लिए स्वतंत्रता होती है। वहां निबंध का विषय दिया है, उस विषय के बारे में आपके मन में जितने विचार आते हैं वो सुसूत्रता से लिखना है, क्योंकि निबंध किसी विचार को उसमें बंद करना है, परंतु उसके नियम होते हैं। कुछ मुद्दे निकालना चाहिए और क्रमबद्ध ढंग से उन मुद्दों का विस्तार करना है। और इसके लिए किसकी मदद ली जाती है? कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता। निबंध तो कक्षा के सभी छात्र लिखते हैं 10 अंक के लिए। किसी को 8 अंक मिलते हैं, किसी को 9 अंक मिलते हैं, किसी को 5 अंक मिलते हैं, किसी को 4 अंक मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है। प्रतिभा का अर्थ है अलौकिक बुद्धि। सभी के पास बुद्धि होती है, परंतु जिसके पास अलौकिक बौद्धिक क्षमता या शक्ति होती है उसे प्रतिभाशाली कहा जाते हैं। किसी साहित्यकार, विद्वान को हम कहते हैं वे बहुत ही प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। प्रतिभाशाली इसका मतलब उनके मन में, उनके पास अलौकिक बौद्धिक क्षमता थी, इसलिए उन्होंने विभिन्न विषयों पर बहुत सुंदर ढंग से लिखा है और साहित्य और समाज की सेवा की है। इसलिए प्रतिभा और बुद्धि, इसमें सूक्ष्म अंतर है। बुद्धि तो सभी के पास होती है, परंतु जिसकी बुद्धि अलौकिक होती है उसे प्रतिभा कहा जाता है। अब जिससे निबंध में अच्छे अंक मिलते हैं उनका हस्ताक्षर बहुत सुंदर होता है, शुद्ध लेखन बहुत सुंदर होता है, लिखने का ढंग बहुत सुंदर होता है और विचार मौलिक होते हैं और वे सुसूत्रता से लिखते हैं। उनका निबंध अच्छा होता है। सभी निबंध लिखते हैं, परंतु किसी का निबंध उसे पुरस्कार के लिए वह क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें मौलिकता होती है। मौलिकता मतलब उसमें बहुत सुंदर मौलिक विचार, महत्वपूर्ण विचारों को क्रमबद्ध ढंग से लिखा है। निबंध लेखन भी एक कौशल है, ये ध्यान में रखिए, ये कला है। और
पल्लवन लेखन में भी कला है, दोनों में भी विषय का विस्तार करना है, परंतु निबंध में कल्पना, प्रतिभा, मौलिकता, सुसूत्रता इनके आधार पर निबंध लिखा जाता है। और पल्लवन में विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है, उसे बंधन होता है, सीमा होती है, क्योंकि जो हमें उद्धरण या लोकोक्ति दी है, उस लोकोक्ति का अर्थ बताना है और अर्थ बताने के बाद वह अर्थ उदाहरणों से स्पष्ट करना है। उसका भी विस्तार है, 200 से 300 शब्दों में ही लिखना है। तो अब आपकी परीक्षा में जो आपके स्वाध्याय में अगर पूछा गया है, वह आपको लिखना है 100 शब्द में, 80 से 100 शब्दों में, मतलब हमें सीमा में उसे लिखना पड़ता है। निबंध में कितने भी पन्ने लिख सकते हो, कितना भी विस्तार कर सकते हो। ये निबंध और पल्लवन में अंतर है, ध्यान में रखिए। अब रिधिम पूछता है, सर पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? अब भाव विस्तार हो गया, भाषा विस्तार पर आ गया है, यानी निबंध और पल्लवन का अर्थ स्पष्ट हो जाने के बाद दोनों में विस्तार है, विषय का विस्तार है। अब वो पूछता है भाषा विस्तार। तो अध्यापक जी बताते हैं, हाँ बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है, ये ध्यान में रखिए। विषय विस्तार को पल्लवन कहा जाता है, भाषा विस्तार को पल्लवन कहा जाता है, भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। जहां विस्तार है वह पल्लवन है, चाहे भाषा हो, चाहे भाव हो, चाहे विषय हो, उसका विस्तार करना है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताइए, देखिए भाषा का विस्तार करना एक कला है। ये सभी व्यावहारिक हिंदी के उदाहरण हैं। पल्लवन लेखन हो, फीचर लेखन हो, ब्लॉग लेखन हो, ये सभी क्या है, भाषा लेखन की एक कला है। हर एक के पास कला होती है, किसी के पास मूर्ति कला, किसी के पास चित्रकला, उसी तरह लेखन की कला होती है, विचार प्रकट करने की कला होती है। इसलिए यह भी एक कला है, भाषा का विस्तार करना यह भी एक कला है। और इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, कैसा विस्तार करना चाहिए और यह कला किस तरह प्रस्तुत करनी चाहिए। तो सबसे पहले भाषा का विस्तार करने के लिए भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यह हम गृहित पकड़ते हैं, क्योंकि भाषा का ज्ञान होना चाहिए तभी हम भाषा का अध्ययन करते हैं। अब भाषा में भी अंतर है, देखिए भाषा में सामान्य भाषा, कठिन भाषा, जटिल भाषा, साहित्य की भाषा, काव्य भाषा, गद्य भाषा, इस तरह की भाषा होती है। लोकोक्ति की भाषा, आंचलिक भाषा मतलब ग्रामीण भाषा, भाषा में बोली होती है। ये पहले मालूम होना चाहिए साहित्य शास्त्र का अध्ययन करने वाले छात्रों को कि भाषा में भी बहुत सारे भेद होते हैं। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं ये साहित्य की भाषा के अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि साहित्यकार अपने साहित्य में साहित्यिक भाषा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा के विस्तार करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, सबसे पहले भाषा का ज्ञान, यह बात तो हम पहले ही मान्य करते हैं। फिर विश्लेषण, विश्लेषण मतलब क्या, अलग अलग करना, जो विचार इकट्ठा बताए हैं, छोटे से कोटेशन में बताए हैं, उन्हें अलग अलग करके वह बताना है। संश्लेषण मतलब जोड़ना, मतलब जो अलग अलग किया है वह परस्पर संबंध रखते हुए पारस्परिक संबंध के साथ उसे जोड़ना, इसे संश्लेषण कहा जाता है। तार्किक क्षमता मतलब तर्क करने के लिए आना चाहिए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, यह हमारे पास तार्किक क्षमता, तर्क करने की क्षमता मतलब तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य। बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सुंदर विचार होते हैं, परंतु उन्हें प्रकट करने के लिए नहीं आता और इसी कारण न्यूनगंड निर्माण होता है। अभिव्यक्ति के भी दो अर्थ हैं, अभिव्यक्त करना मतलब विचार प्रकट करना या विचार का लेखन करना, लिखित रूप में वो विचार प्रकट करना, यह भी कौशल है। कौशल मतलब कला, मतलब स्किल है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए इस पर हम यह आकलन में संजाल निकालते हैं। भाषा के विस्तार के लिए या पल्लवन के लिए ये आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है, विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता और अभिव्यक्तिगत कौशल। भाषा विज्ञान तो हमारे पास होता है तब तो हम भाषा का विस्तार करते हैं। इसलिए 4 विशेषताएं ध्यान में रखिए, विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता और अभिव्यक्तिगत
कौशल। विश्लेषण मतलब अलग करना, संश्लेषण मतलब पारस्परिक संबंध से जोड़ना, ये ध्यान में रखें। और विश्लेषण संश्लेषण यह विलोमार्थी शब्द हैं, ये भी ध्यान में रखें। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। अभी तक आपको यह बात मालूम नहीं है, विषय वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, किसी कहानी हो, कोई मुद्दा हो, तो उसे विषय वस्तु मतलब वो कथानक, जो आप उद्धरण लिए हैं उस उद्धरण का विस्तार कर रहे हो, तो उसमें कथात्मकता होनी चाहिए, कथानक का ढंग होना चाहिए, उसे विषय वस्तु कहा जाता है। आख्याता मतलब व्याख्याता, मतलब व्याख्या करने वाला, मतलब विवरण बताने वाला। व्याख्या मतलब किसी कठिन शब्द की व्याख्या करना, और विवरण मतलब ढंग से परस्पर मुद्दों को क्रमबद्ध ढंग से उसका विवरण करना, मतलब बताते बताते आगे बढ़ना। इसलिए आख्याता एक शब्द के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे, इसके लिए पूछा जाता है व्याख्या करने वाला अथवा विवरण बतलाने वाला आख्याता अथवा व्याख्याता, यह ध्यान में रखिए। गरिमा मतलब महत्व, विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना, यानी कोई कबीर जी का दोहा दिया है अथवा बिहारी का दोहा दिया है, तो उसके गरिमा रखते हुए उसका विस्तार करना चाहिए। जो मन में आता है वो लिखना ये नहीं है, तो उसका गरिमा से, विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल उसका विस्तार करना पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। देखिए, भाव ये हमारे मानसिक विचार हैं, हमारे मन में जो भाव आते हैं, हम आपको निबंध में देखते हैं। निबंध लिखने का आपका तरीका, आपका अक्षर, आपका शुद्ध लेखन, इसी से आप हमारे सामने आ जाते हैं, मतलब आपके मन का भाव हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है और हम निबंध का मूल्यांकन करते हैं। उसी तरह पल्लवन में होता है, आपके मन के भाव कैसे हैं, कठोर हैं, कोमल हैं, गंभीर हैं, या आप लिखते समय हमारे ध्यान में आ जाते हैं। इसलिए अपने मन में जो अच्छे विचार हैं वो सुंदर ढंग से उस कोटेशन मतलब उद्धरण या लोकोक्ति से संबंधित उदाहरणों से स्पष्ट करना, उसे भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। ये उचित मिलान के लिए पूछा जाता है। भाव विस्तार पल्लवन, विषय विस्तार पल्लवन, भाषा विस्तार पल्लवन, ये उचित मिलान के लिए भी पूछा जा सकता है। देखिए, ऊपर हमने भाषा विस्तार देखा, अब यहाँ हमने भाव विस्तार देखा, और छात्र के मन में विचार आ गया है। तन्वी पूछती है, सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? ये तो सही बात है, चिंतन किए बिना हम अपने मन के भाव कैसे प्रकट कर सकते हैं? देखिए, अध्यापक जी बताते हैं, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर, मतलब सारासार दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। फिर एक बार लिखो, अध्यापक जी छात्रों को चिंतन का महत्व बता रहे हैं। हाँ, भाषा विस्तार है, भाव विस्तार है, और चिंतन का भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिंतन किए बिना कोई भी आदमी अपने मन का भाव प्रकट नहीं करता। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक विचार हैं, गहन मतलब गहराई से, सूक्ष्मता से चिंतन करके, चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों को जन्म, अनुभूति मतलब अनुभव का या विचारों का जो जन्म होता है, वो सूत्रात्मकता आ जाती है। यानी विचारों में ये सूत्रात्मकता आ जाती है, एक श्रृंखलाबद्ध विचार मन में पैदा हो जाता है, और वह विचार लिखकर या बोलकर यह महान साहित्यिक विचारक समाज के सामने प्रकट करते हैं। इसलिए इसके लिए हमारे पास विवेक बुद्धि होनी चाहिए, और पढ़ने का सामान्य अर्थ समझ में आ जाता है, मतलब किंतु सम्यक, सम्यक म्हणजे पूरा अर्थबोध,
एक वाक्य बोलते हैं परंतु उसका पूरा अर्थबोध समझ में नहीं आता, और वह अर्थबोध और अर्थ विस्तार करने के लिए पल्लवन की जरूरत होती है। गहराई में उतरना पड़ता है, मतलब हमें डीप नॉलेज प्राप्त करना पड़ता है। गहराई से मतलब सूक्ष्मता से, गहराई से उतर कर उसमें हमें अध्ययन करना पड़ता है कि ऐसा क्यों कहा है इस उदाहरण में, ये ऐसा क्यों कहा है। यानी कि घर घर में मिट्टी के चूल्हे, अगर ऐसे कहा मराठी में घरोघरी मातीच्या चुली, इसमें क्या है, हर एक घर में वो मिट्टी के चूल्हे होते हैं। हाँ, आज के छात्रों के मन में हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा नहीं है, हमारे घर में गैस है, ऐसे आप कहेंगे। इसका मतलब ये है कि हर घर में प्रॉब्लम, समस्याएं होती हैं। घर घर मिट्टी का चूल्हा मतलब हर घर में समस्याएं होती हैं, कभी कभी झगड़े होते हैं। ये बताने का तरीका है। लोग ऊपर से दिखाते हैं हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। हर एक घर में कोई ना कोई वैचारिक भेद होता है, संघर्ष होता है, समस्या होती है, झगड़ा होता है। ये बताने का उस उक्ति का आधार होता है। इसलिए यहाँ कहा है कि ऊपरी तौर पर हम पढ़ते हैं और हम अर्थ लेते हैं कि हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा नहीं है, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है। घर घर मिट्टी का चूल्हा यह प्रतीकात्मकता है। उसका अर्थ यह है कि हर एक घर में झगड़े, समस्याएं ये होते रहते हैं, वैचारिक संघर्ष होते रहते हैं, ये बताने का उद्देश्य है। और इस तरह का अर्थबोध और अर्थ विस्तार करने के लिए हमें इसका गहराई से अध्ययन करना, ऐसा क्यों कहा है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, तब हमें मालूम हो जाता है, और इसके लिए पल्लवन की जरूरत होती है। अब अगला उदाहरण, वाक्य बहुत लंबा है, मिश्र वाक्य है। देखिए, जो जो, देखिए यहाँ हलांत चिन्ह आ गए हैं, यह शब्द युग में है। जो जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। लंबा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य का प्रकार है। जो जो हम अध्ययन करने लगते हैं, गहराई से सोचने लगते हैं, त्यों त्यों हमें वह मर्मस्पर्शी मतलब हमारे मन को वह भाव स्पर्श करता है और हमारे समझ में आ जाता है। यह शब्द युग में बहुत सारे आ गए हैं इस गद्यांश में। जो जो, त्यों त्यों, छोटे छोटे, साथ साथ, नहीं नहीं, इस तरह ये लयात्मकता लाने के लिए शब्द युग्मों का प्रयोग किया है। गेयता लाने के लिए, मधुरता, कोमलता लाने के लिए, क्योंकि विषय, कठिन विषय को आसान करने के लिए वाक्य में इस तरह की गेयता, लयबद्धता लाई जाती है। इन शब्द युग्मों का प्रयोग इस दृष्टि से हुआ है, ध्यान में रखिए। वाक्य खंड, वाक्य, ये वाक्य के प्रकार, वाक्य का खंड क्या है, मतलब वाक्य का छोटा भाग लिया है या पूरा वाक्य लिया है, या अनेक वाक्यों का एक समूह बनाकर गोता लगाना, ये मुहावरा है। हमें कुछ प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किया जाता है। देखिए, छोटे बच्चे सागर के किनारे जाते हैं तो वहां मोती हैं या शंख या शिंपला ढूंढने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, यानी गोता लगाते हैं। सागर में अंदर जाते हैं, ढूंढते हैं, बाहर लाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, यानी कुछ वस्तु को या किसी ध्येय को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सतत निरंतर प्रयास करना, इसे गोता लगाना कहा जाता है। इसलिए हम बार बार उस वाक्य खंड या वाक्य समूह को हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। जितने बार पढ़ेंगे उतने ज्यादा बार हमें मर्मस्पर्शी भावों को हम समझ लेते हैं। इसलिए उद्धरण में इतनी बड़ी शक्ति होती है। ये संत वचन जो होते हैं वह भी इसी तरह होते हैं। संत कबीर के दोहे उसी तरह के हैं। एक एक शब्द, एक एक दोहे में दुनिया का बहुत बड़ा विचार भरा हुआ होता है। इसलिए जितने बार हम गहराई से पढ़ेंगे उतने बार हमें उस उद्धरण का या उस दोहे का और अधिक विस्तार से ज्ञान मालूम होता है। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना पल्लवन है। फिर लेखक, उसे अध्यापक उसी बात पर आ जाते हैं। छोटे छोटे वाक्य हो, उद्धरण हो, सुक्ति हो, काव्य पंक्ति हो, इन सभी में बंद विचार हैं, मतलब संक्षेप में बताए विचार हैं। उन संक्षेप का विस्तार करना, खोलना मतलब बंद विचारों को खोलना, मतलब उस विस्तार करना, जो संक्षिप्त बताया है उसका विस्तार करना, फैला देना, विस्तृत करना मतलब विस्तार कर देना ही पल्लवन है। ये ध्यान में रखिए। यहाँ बहुत सारे विलोम शब्द की जोड़ियां आ गई हैं। देखिए, बंद, खोलना, बंद, सफलता, असफलता, लाभ, हानि, इस तरह स्थूल, सूक्ष्म, सही, गलत, ये विलोम शब्द भी बहुत सारे आ गए हैं। छोटे छोटे, नहीं नहीं, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, ये शब्द युग्म भी आ गए हैं।
इस तरह पल्लवन का इस हमने आज एकांक के अंश में क्या देखा, पल्लवन का अर्थ देखा। फिर पल्लवन की विशेषताएं देख रहे हैं। भाषा का विस्तार पल्लवन है, भाव का विस्तार पल्लवन है, पल्लवन के लिए चिंतन करना आवश्यक होता है और बंद विचारों को खोलना पल्लवन है। यहाँ तक आज हमने देखा है। देखिए इस पर कृतियां देखिए। यह विभाग 4 में पूछा जाने वाला है। व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत ये पाठ आता है। कृति क्रमांक 4 अ में निम्नलिखित पठित एकांकी अंश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए पूछा जाता है। इनमें से आकलन 2 अंक के लिए देखिए संजाल पूर्ण कीजिए। इनका अर्थ स्पष्ट करना पल्लवन है। इनका अर्थ काव्य पंक्ति, सुक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति और भी हैं। गद्य, काव्य पंक्ति, ये बहुत है शब्द। इनमें से कोई भी 4 आपको यहाँ लिखना है। सुक्ति का अर्थ स्पष्ट करना, सुक्ति का अर्थ स्पष्ट करना मतलब उसका विस्तार करना पल्लवन है। ये संजाल है। आगे देखिए दूसरा संजाल देखिए, भाषा विस्तार के लिए आवश्यक है। अध्यापक जी का ये दूसरी बात उन्होंने बताया, भाषा का विस्तार भी पल्लवन है। भाषा विस्तार के लिए क्या क्या आवश्यक है, विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्तिगत कौशल, ये मैंने बता दिया है आपको। आगे देखिए आकलन में पूछा जा सकता है लिखिए अथवा एक शब्द में उत्तर लिखिए अथवा तालिका पूर्ण कीजिए अथवा उचित मिलान कीजिए, किसी भी तरह से ये पूछा जा सकता है। पहला देखिए विषय का विस्तार करना पल्लवन, बंद विचारों को खोलना, विचार का फैलाव करना, विचार को विस्तृत करना, कोई भी शब्द आ जाए उसका अर्थ पल्लवन है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ यह भी होता है, क्या होता है, चिंतन, क्योंकि चिंतन किए बिना भाव प्रकट नहीं होता। जहां भाव विस्तार है वहां चिंतन है। पल्लवन के लिए अंग्रेजी शब्द एक्सपांशन है। ये आपके एकांक के अंश में आ गया है। इसको भी पल्लवन कहा जाता है, भाव विस्तार, ये ध्यान में रखिए। इसको भी पल्लवन कहा जाता है, भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। अब शब्द संपदा 2 अंक के लिए देखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। व्याख्या या विवरण बतलाने वाला, आख्याता, व्याख्याता भी कहा जाता है, परंतु आपके पाठ में आख्याता शब्द आ गए, ध्यान में रखिए। व्याख्या या विवरण बताने वाला आख्याता, यानी कि आख्याता मतलब व्याख्याता, व्याख्याता मतलब लेक्चरर, मतलब प्राध्यापक, कक्षा में आपको पाठ का विस्तार से अर्थ समझाने वाले, ये भी लेक्चर अध्यापक भी होते हैं और व्याख्याता भी, यानी बड़े बड़े मंच पर बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, उसे भी व्याख्याता कहा जाता है। लोगों द्वारा कही गई उक्ति, ये लोकोक्ति, लोगों द्वारा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये उक्तियां मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं, इसलिए। किसी लेख या भाषण का अंश प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना, उद्धरण, ये ध्यान में रखिए। किसी लेख या भाषण का अंश, मैंने आपको लोकमान्य तिलक जी का भाषण का अंश बताया, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि मी तो मिळवणार, हे भाषणामधलं त्यांच्या तोंडचं वाक्य आहे, इसे उद्धरण कहा जाता है। किताब में भी इस तरह के उद्धरण होते हैं। विलक्षण बौद्धिक शक्ति, प्रतिभा, ये बुद्धि और प्रतिभा, इनमें सूक्ष्म अंतर है, ये मैंने बता दिया है। विलोम शब्द तो बहुत सारे आ गए हैं। विलोम शब्द की जोड़ियां भी पूछी जा सकती हैं या ये संक्षेप में यहाँ बता दिया है। देखिए विस्तार, संक्षेपण, सूक्ष्म, स्थूल, सही, गलत, विश्लेषण, संश्लेषण, यह विलोम शब्द के लिए। शब्द युग्म तो आपने देखे हैं, त्यों त्यों, ज्यों ज्यों, साथ साथ, छोटे छोटे, नहीं नहीं, ये शब्द युग्म इस एकांक के अंश में आ गए हैं। अभिव्यक्ति के लिए, अब देखिए यह अभिव्यक्ति के लिए आसान अभिव्यक्ति नहीं दी है, क्योंकि हम गंभीरता से एक वैचारिक लेख का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वैचारिक सोचने के लिए यहाँ अभिव्यक्ति दी है। गागर में सागर लोकोक्ति पर अपने विचार लिखिए। इसके पहले के बहुत सारे लेक्चर में मैंने गागर में सागर के बारे में आपको बताया है और आप पूर्व ज्ञान के आधार पर लिख सकोगे, इसलिए मैंने यह अभिव्यक्ति दी है। अभी मैंने आपको एक दोहा बताया है, कहत नठत रिझत, ये बिहारी का, ये आपके दृष्टांत के लिए भी पूछा जाता है। आपकी किताब में, आपके स्वाध्याय में ये आया है। अब उसी के आधार पर आपको लिखना है। गागर में सागर,
देखिए इसके लिए मैंने पहले बताया है, एक घड़ा हम ले गए हैं और सागर में गए हैं और वो घड़ा भर दिया है, तो घड़े के अंदर भी जल है और बाहर भी जल है और वो जल सागर का है, इसलिए गागर में सागर मतलब सागर का जल हम गागर में बंद कर दिया है और हमने कहा कि इस गागर में भी सागर है, मतलब सागर का जल है। यानी इसका अर्थ यह है, देखिए गागर में सागर लोकोक्ति का अर्थ है कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ या भाव प्रकट करना। महान चिंतक, साहित्यिक और विचारक अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन विचारों को पल्लवन के माध्यम से समझाया जाता है। पल्लवन के माध्यम से मतलब उन संक्षिप्त विचारों का विस्तार करके उदाहरणों से उन विचारों को हम प्रकट करते हैं, उसे पल्लवन कहा जाता है। जैसे हिंदी के महान कवि बिहारी के दोहों में गागर में सागर की उक्ति देखने को मिलती है। दो पंक्ति के दोहे में वे अपना विचार उदाहरण से पेश करते हैं। यह भी उनकी विशेषता है, ध्यान में रखिए। पहली पंक्ति में विचार देते हैं और दूसरी पंक्ति में उदाहरण देते हैं, यानी पहली पंक्ति में जो विचार बताया है वो दूसरी पंक्ति में दिए हुए उदाहरण से उस विचार को प्रकट किया जाता है। छोटे से छंद में बहुत बड़ी बात बताना गागर में सागर भरने जैसी लगती है। अभी सभी का सभी आपको आना चाहिए ऐसा मत मेरा नहीं है, बस गागर में सागर का अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब छोटी सी उक्ति का विस्तार करना मतलब गागर में सागर मतलब पल्लवन, बस इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए। कृति क्रमांक 4 हमें पूछा जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखे। 4 अंक के लिए है, 4 पाठ पर एक एक वाक्य पूछा जाने वाला है। हर एकांकीय अंश में कैसे निकलते हैं और कैसे पर्याय दिए जा सकते हैं, इसके लिए उदाहरण के तौर पर दिया है। हर पाठ में से एक काव्य पंक्ति, एक वाक्य रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पर्याय देकर आपको देने वाले हैं। देखिए, पल्लवन में भाव विस्तार के साथ डॉट डॉट का स्थान भी महत्वपूर्ण है। कौन सा? चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण है। आपको पर्याय दिए जाएंगे और उनमें से उचित पर्याय वहां, ये किताब में जो शब्द है वही लिखना है। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। डॉट डॉट है, कला है, कर्म, कला, गति, इनमें से कला है। उनके गहन चिंतन के क्षणों में विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है। अनुभूतियों, अनुभवों, अर्थों, यहाँ अनुभूतियों लिखना है। अनुभूतियों का अर्थ अनुभव है, परंतु आपकी किताब में अनुभूतियों, यह आपके किताब पाठ में है, वही शब्द यहाँ भरना है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। अर्थ विस्तार, भाव विस्तार, विचार विस्तार, इनमें से हमको भाव विस्तार यहाँ लिखना है। और इस तरह यह पहला एकांकीय अंश कृति सहित पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम अगला अंश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।